रामपुर में 5 भाई अपनी माँ और बीवियों के साथ रहा करते थे। उनमें 2 देवरानियां प्राची और राखी का रंग काला था और तीनों जेठानियां नैना, साक्षी और बानी गोरी चिट्टी थी। इसी बात को लेकर उन पांचों में हमेशा अनबन रहती थी। अरे साक्षी बहू, जरा जाकर गंगा की गौशाला साफ कर दे, मेरी पीठ बहुत दर्द कर रही है। माँ जी, ये गोबर वोबर साफ करना मेरे बस की बात नहीं है, आप किसी और से कह दो। मैं किससे बोलूं? तुम लोगों को लड़ने झगड़ने के सिवा कोई और काम हो तो मैं कहूँ ना। भावना खुद ही पूरी गौशाला साफ करती है कि तभी घर के अंदर से उसकी बहू नैना और प्राची के लड़ने की आवाज आने लगती है। काली कलोटी हमेशा श्रृंगार में ही लगी रहती, अरे कभी अपने मुंह को चमकाने के अलावा इन बर्तनों को भी चमका दिया कर। बहुत हो गया जेठानी जी, आप बड़ी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगी। हाँ, मेरा रंग काला है और ये बात मैं गर्व से सिर उठाकर कहती हूँ। ज्यादा डायलॉगबाजी मत कर, समझी? तभी वहाँ उनकी बूढ़ी सास भावना आ जाती है। अरे तुमने फिर से लड़ना शुरू कर दिया। यही बात मैं अभी बाहर साक्षी को समझा कर आ रही हूँ। मुझे ये बताओ कि तुम सभी चाहती क्या हो? बंटवारा। सही कहा, मैं भी यही चाहती हूँ। ये जेठानियाँ हमेशा अपने गोरे रंगों की हम पर धौंस जमाती हैं। हमेशा मुझे और राखी को काली कहकर बुलाती हैं, जैसे न जाने खुद आसमान से परियां उतर आई हूँ। अरे ओ, तू काली है तो हम कहते हैं, ज्यादा बुरा मत मान। ओहो, अब चुप भी रहो, मैं तुम्हारी बात समझ गई। तभी शाम को भावना अपने बेटों के काम से घर लौटाने पर उन्हें सुबह घटी पूरी घटना के बारे में बता देती है। बेटा, आज सुबह जो मैंने तुम्हारी बीवियों का रूप देखा है, उसे देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि अब इस घर में हम लोग साथ मिलकर रह सकते हैं। मतलब ये कि अब मैं इस घर का बंटवारा कर रही हूँ। पर माँ, हम ऐसा नहीं चाहते। अरे बेटा, तुम क्या जानो, तुम्हारी लुगाइयों के साथ तो मैं ही पूरा दिन इस घर में रहती हूँ। अगर ज्यादा दिन तक ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। अगली सुबह भावना अपने बेटों को काम पर नहीं जाने देती और अपने घर में अपने बहू और बेटों से बंटवारे की बात करती है। अब मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगी। हाँ माँ, जरा जल्दी कीजिए, अब और नहीं रहा जाता। तो हम कौन से तड़प रहे हैं तुम्हारे साथ रहने को? ओहो, अब बस भी करो, तुम्हारे पति भी यही है, कम से कम इनकी तो लाज रखो थोड़ी। भावना पूरे घर का बंटवारा कर देती है और वो खुद घर के आंगन में रहने की बात करती है। अब अगर मैं किसी एक के साथ रहूंगी तो उस पर बोझ ही बन जाऊंगी, और अगर अलग अलग सभी के साथ रही तो जमाना यही कहेगा कि बुढ़ापे में इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। इसलिए मैं घर के आंगन में ही रहा करूंगी। मेरे लिए मेरे बेटे बहू एक समान है। बंटवारा मैंने तुम लोगों का किया है, मैं तो तुम सभी के साथ ही हूँ। तभी एक बहू बोलती है, और माँ, गाय का क्या? मेरा मतलब पूरे घर की संपत्ति एक एक चीज का बंटवारा हुआ है तो गाय पर भी तो हमारा अधिकार है ना? बिल्कुल, अब इतने बुढ़ापे में आप तो गाय का दूध कुछ कर नहीं सकती, तो गाय का भी आप बंटवारा ही कर दीजिए। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला गाय का बंटवारा कैसे हो सकता है? उसका भी मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय माँ? यही कि 1 महीने के 6 दिन गाय तुम सभी अपने पास रख लेना। सभी को भावना की बात समझ आ जाती है और वो उसके किए फैसले पर राजी हो जाते हैं। अगले दिन महीने की 1 तारीख को राजेश, जो कि नैना का पति था, गंगा को 6 दिनों के लिए अपने घर ले आता है। गंगा, अब से 6 दिन के लिए तू हमारे ही साथ रहेगी। अरे वाह, कितनी हष्ट-पुष्ट गाय है, इसका तो दूध भी बहुत अच्छा ही होगा। हाँ, मैं काम पर जा रहा हूँ नैना, तुम गंगा का दूध काट लेना। जी। नैना गंगा का दूध काट लेती है। दूध काटने के बाद गंगा चिल्लाने लग जाती है। क्या है, क्यों चिल्लाए जा रही है? समझी, तुझे भूख लगी है, खाना चाहिए तुझे? चुप कर, हमेशा ही ऐसे चिल्लाती रहती, कोई खाना वाना नहीं मिलेगा तुझे। नैना गंगा को भूखी ही छोड़कर चली जाती है। ये सारा मंजर भावना आंगन से देख लेती है और वो चुपके से गंगा को चारा खिलाने चली जाती है। इसी तरह 6 दिन बीत जाते हैं और अब गंगा का राजेश के पास से मुकेश के पास जाने का दिन था। मुकेश गंगा को राजेश के पास ले जाता है। हाय, मेरी गंगा को इन भाइयों की लड़ाई में पिसना पड़ रहा है। काश मुकेश इसका अच्छे से ख्याल रखे। भावना मुकेश से आस लगाई हुई थी, लेकिन वो भी गंगा का ख्याल अच्छे से नहीं रखता। बेचारी भावना ही छिप छिप कर गंगा का पेट भरवाती और उसे प्यार देती। आय मेरी गंगा, कितनी कमजोर हो गई ना तू। इन नालायकों ने तेरा अच्छे से ख्याल नहीं रखा, पर तू फिक्र मत कर, मैं तुझे यूं मरने नहीं दूंगी। इसी तरह दिन पे दिन बीतते जाते हैं। गंगा एक एक कर सभी भाइयों के पास चली जाती है, लेकिन कोई भी उसका अच्छे से ख्याल नहीं रखता। अगले 6 दिनों के बाद तो फिर से तू पराये घर की हो जाएगी।
तो फिर मैं तुझे खाना क्यों दूं? अपनी बहुओं का गंगा के साथ ऐसा व्यवहार भावना को अच्छा नहीं लगता था। वो उन्हें सबक सिखाने की सोचती है। अगले दिन भावना की बड़ी बहू नैना उसे खाना देने को आती है। लीजिए माँ जी, खाइए। आज तो मैंने आलू के पराठे और साथ में आपकी मनपसंद गंगा के शुद्ध दूध से खीर बनाई है। मुझे ये नहीं खाना है बहू, तू ले जा इसे। पर क्यों माँ जी, आपको तो ये सब बहुत पसंद था, फिर अब क्या हुआ? मैंने तुझे बोला ना। अच्छा ठीक है। नैना खाना लेकर वापस चली जाती है। भावना ने पूरा दिन कुछ नहीं खाया और बस भूख की प्यासी चारपाई पर पड़ी रही। ये देख उसका बेटा राजेश उसके पास आता है। माँ, क्या बात है, आज आपने कुछ भी क्यों नहीं खाया? क्या आपकी तबीयत खराब है? मैं ठीक हूँ, तू जा यहाँ से। माँ बता ना कि क्या बात है, क्या तू मुझसे नाराज है? मैंने कहा ना जा, तो तू जा क्यों नहीं रहा है? अच्छा माँ, जैसा आप कहें। राजेश वापस चला जाता है। भावना ऐसे ही 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाती पीती। ए जी देखिए ना, माँ तो कुछ भी खाती पीती नहीं है। इस तरह से तो इनकी तबीयत खराब हो जाएगी, और अगर इन्हें कुछ हो गया तो आप मुझे मत बोलना। जानता हूँ, पता नहीं माँ को क्या हुआ है। आप कुछ तो कीजिए। राजेश भावना के पास जाता है। माँ, आखिर बात क्या है? तू क्यों हमसे नाराज है? नाराज? मैं भला क्यों नाराज होंगी? मैं तो तुमसे बहुत खुश हूँ। आखिर तुमने काम ही ऐसा किया है। मतलब? बताती हूँ। क्या तू अपनी इस अधमरी माँ के लिए अपने सभी भाइयों को यहाँ ले आएगा? हाँ माँ, बिल्कुल। राजेश अपने चारों भाइयों और उनकी पत्नियों को ले आता है। माँ, ये तेरी क्या हालत हो गई है? क्या राजेश भैया तेरा अच्छे से ध्यान नहीं रखते? मुझे बता माँ, किस चीज की जरूरत है तुझे? मैं पूरी करूँगा। बेटा, मेरी ये हालत करने में राजेश का नहीं बल्कि तुम सभी का हाथ है। कैसे? बताती हूँ बेटा। आधी तो मैं उसी दिन मर गई थी जब तुम्हारे बाप ने ये सफेद लिबास मुझे इनाम के तौर पर दिए थे। उनके इस दुनिया को छोड़ने के बाद मेरी गंगा और मेरे बेटे ही मेरा सहारा थे, लेकिन जब तुमने अपनी बीवियों के लिए एक दूसरे को भी छोड़ दिया तो फिर मेरा तो इस दुनिया में कोई रहा ही नहीं। अरे ऐसा क्यों बोल रही है माँ? हम हमेशा तेरे साथ हैं। तुमने मेरी गंगा को बस एक दूध देने की मशीन की तरह ही इस्तेमाल किया। क्या कभी तुम में से किसी ने भी उसे अपने घर का सदस्य माना? नहीं। गंगा तुम्हारे पिताजी की आखिरी निशानी है, जिसको खाना पानी ना देकर तुमने उसकी क्या हालत कर दी है। तो मैं क्यों कुछ खाऊं या पीऊं? पर माँ, तू कहना क्या चाहती है? यही कि अगर तुम्हारे बाप की आखिरी निशानी गंगा तुम पर बोझ है, तो उस तरह तो मैं भी तुम पर बोझ ही हुई ना। जिस तरह वो भूखी प्यासी रहती है, तो तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरे दिल पर क्या बीतती है। मेरे दिल को भी उसी तरह दर्द होता है जिस तरह मुझे भूखा प्यासा देखकर तुम्हें होता है। अब समझे बेटा? मैं समझ गया माँ, सब कुछ अच्छे से समझ गया। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे माँ। भावना के सभी बेटों और बहुओं को उसकी बात समझ आ जाती है और वो अपने किए पर बहुत पछताते हैं। हमें भी माफ कर दीजिए माँ जी। गंगा के साथ बुरे बर्ताव के लिए हम सभी बहुत शर्मिंदा हैं। मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहती थी। मेरा घर कभी भी टूटने या बिखरने नहीं दूंगी मैं। इसी तरह भावना की चतुराई से वो फिर से अपने परिवार को बांध देती है। अब सभी गंगा का भी अच्छे से ख्याल रखते थे, और तो और उनमें काले गोरे को लेकर जो भी अनबन थी वो भी बिल्कुल खत्म हो गई और सभी एक बार फिर से खुशी खुशी रहने लगे।